गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 10 है ना। ध्यान दीजिए। आज हम लोग चैप्टर नंबर जो 1 है ज्योग्राफी का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास, उसमें हम लोग दूसरा सेगमेंट है ना आज मतलब स्टडी करेंगे, जिसमें मुख्य तौर पर जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिसोर्स क्या होता है, व्हाट इज़ रिसोर्सेज, उसको डिफाइन करने का प्रयास हम लोगों ने किया था। उसके डिफिनीशंस को काफ़ी अच्छे से समझने का प्रयास किया था। इसके बाद नेक्स्ट उसी वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टाइप ऑफ रिसोर्सेज पर भी चर्चा किया था कि कैसे हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, on the basis of ownership, individual resources, community owned resources, national resources, international resources। इसके बाद नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर किस प्रकार के हमारे संसाधनों की अवेलेबिलिटी है, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसमें मुख्य तौर पर पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व हमारे कैटेगरी की रिसोर्सेज की चर्चा उसमें की गई थी। उसके जस्ट बाद ये सेगमेंट प्रारंभ होता है, जहाँ पर इसकी स्टार्टिंग डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से हो रही है। तो सबसे पहले मैं इसको ब्रीफ करना चाहूँगा कि संसाधनों के विकास के संदर्भ में है ना चर्चा करना यहाँ पर क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखो, जब हम संसाधन को डिफाइन कर रहे थे, रिसोर्सेज को जब हम डिफाइन कर रहे थे, तो वहाँ पर बेसिकली 3 चीज़ों का जिक्र किया गया था मुख्य तौर पर, जो आपके बुक में भी एक फिगर 1.1 देकर के बताने का प्रयास किया गया था कि कैसे हम फिजिकल इन्वायरमेंट से यानी नेचर से, तकनीकी मदद से और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के साथ है ना ह्यूमन बींग्स यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर भी वहाँ पर इसकी यूटिलिटी को ना प्रमोट कर रहा होता था, और उससे हमें कल्चरली और सोशली उसका हमारा पेटेंट होना चाहिए। यानी कि वो कोई भी स्रोतों से प्राप्त वस्तुएं या कोई भी ऐसा टूल्स जो सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर उपयोगी होनी चाहिए, उसकी मान्यता हमारी मिलनी होनी चाहिए, है ना। ऐसे टूल्स को हम लोग संसाधन कहते हैं। ऐसे मतलब मिनरल्स या माइंस या समथिंग, जो कुछ भी हम गेन करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, यूटिलिटी संदर्भ हमारा होता है। मतलब एनीथिंग कैन सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्सेज। तो इसमें 3 4 5 जो मुख्य पहलू इसमें चर्चा किया गया है, तो इसमें तुम देखोगे तकनीकी विकास और संस्थागत विकास, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के केंद्र में हमारा ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन और ह्यूमन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि पिछले दिनों हमने बताया भी था तुम्हें कि इन्वायरमेंट में 21वीं सदी में आज के भारत या आज के विश्व के संदर्भ में देखें हम, तो इस 21st सेंचुरी के इस दौर में संसाधनों का एक कंटिन्यूअसली यूज़ हमारा होता रहा है ना, लगातार उपयोग होते रहा है। इसके बावजूद भी हमारे पास स्टॉक सुरक्षित है, कुछ ना कुछ है। आज हमें आयरन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो है ना अर्थ के खदानों में हमें मिल जाएगा। हमें माइका की रिक्वायरमेंट हो, हमें कोल की रिक्वायरमेंट हो, अभी भी ये मतलब हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर हम प्लेयोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक या प्री हिस्टोरिकल एज की बातें करता हूँ या इनिशियल है ना हिस्टोरिकल एज की मैं बातें कर रहा हूँ, वहाँ तो रिसोर्स की सोर्स की तो कोई कमी नहीं थी। स्रोत तो हमारे पास में पर्याप्त थे, बट हमारे पास में वैसे ह्यूमन रिसोर्स नहीं था, स्किलफुल लोग नहीं थे, जो न किसी प्रकार के तकनीकी ज्ञान उनके पास में था। और जब तकनीक नहीं थी तो इंस्टीट्यूशन तो ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ द टेक्नोलॉजी ही है। तकनीकी विकास का ही एक ऑर्गेनाइज फॉर्म हमारा इंस्टीट्यूशन होता है, संस्थान होते हैं हमारे, जो मास लेवल पर किसी चीज़ों को प्रोडक्ट देने के लिए हमारे कार्य कर रहे होते हैं। तो ये संदर्भ हमारा ऐसा है कि विकास
कहा जाता है कि द पाथ ऑफ द डेवलपमेंट इज ऑलवेज इन अंडर प्रोसेस, है ना, अंडर प्रोग्रेस, अंडर प्रोसेस। विकास की जो प्रक्रिया हमारी होती है हमेशा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, हमेशा ये जारी रहता है। तो उस दौर में ह्यूमन रिसोर्स, नॉलेज, स्किलफुल लोग नहीं थे, तकनीकी विकास नहीं थी। तो आज के 2.5-3 हज़ार पहले इतने सारे बड़े स्तर पर हमारे पास में माइंस एंड मिनरल्स के स्टॉक के तौर पर अवेलेबल होने के बावजूद भी जब उपयोगिता नहीं थी हमारी, जब हम उसको यूटिलाइज कर पाने की स्थिति में नहीं थे, तो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स की तो पहली शर्त हमारी ये होती है कि तुम्हें उसको उपयोग करना आना चाहिए। तो विकास की जो कहानी है, संसाधनों के विकास की पूरी जो कहानी है हमारी, ये काफ़ी प्राचीन और मतलब पुरानी है। जो समय के बदलते दौर में इसमें इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारे होते गए और चीज़ें आसान होती चली गई। तो आपने देखा कि जैसे ही मतलब सिविलाइजेशन हमारी प्रोग्रेस में आगे की तरफ बढ़ी, कल्चरली जो हमारा डेवलपमेंट लगातार होता चला गया, तो डेवलपमेंट का एक मुख्य हिस्सा हमारा बनता चला गया संसाधन। मतलब ऐसे तुम कहो कि रिसोर्सेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेवलपमेंट, है ना। विकास से संबंध इसका स्पष्ट तौर पर जुड़ा हुआ है और संसाधन के बिना अति आधुनिक विकास या जिस किसी भी दौर का विकास हो उसकी कल्पना किया ही नहीं जा सकता है हमारा। तो इसमें उसके जीवन यापन करने के लिए अति आवश्यक मतलब हमारा मुद्दों में इसकी गिनती होती है, जैसे कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए एक अति आवश्यक हमारा है और ये जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और ये इसकी संदर्भ हमारा ऐसा था कि इट वाज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। और ये लोगों के मन में एक ऐसी भ्रांतियाँ हमारी या बिलीव था, भ्रांतियाँ कम कहो, बिलीव ज़्यादा कहो, कि संसाधन जो है ना, प्रकृति की मतलब देन है ना, प्रकृति की देन है। संसाधन जो है एक फ्री गिफ्ट है नेचर की तरफ से। और आज तुम देखो कि नेचर से जो भी हम गेन कर रहे हैं उसके लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा हमने उधम मचाया है। हम केवल उसको यूटिलाइज करने के संदर्भ में ही, उसको प्राप्त करने के संदर्भ में ही हम जो भी उसमें टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनली या मानव श्रम की रिक्वायरमेंट हो या मशीन की रिक्वायरमेंट हो, उसके डेवलप करने में हमारा कोई रोल नहीं है ना। आज मान के चलो कि नेचर्स तुम्हारा लस ग्रीन बेल्ट मिला जहाँ पर एयर क्वालिटी की स्थिति काफ़ी अच्छी है, ऑलरेडी वाटर टैप जो हमारे पास में सुरक्षित है, जहाँ पर हम ड्रिंकेबल वाटर कंज्यूम कर पा रहे हैं। आज तो मिसयूज हो रहा है, कंज्यूम कर पा रहे हैं। लेकिन आपने कभी नोटिस किया कि ये प्रकृति खुद में ही एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि जैसे ही तुम्हारे रेनी सीजन्स में बारिश होते हैं, आप ऐसे जगह पर ग्रीन ग्रास बेल्ट देख लोगे कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि यहाँ कैसे ग्रास आ सकता है। मतलब अर्थ के अंदर में एक सीड भी छुपा हुआ नहीं रह सकता है उसका, में अगर सर्वाइव करने की कैपेसिटी हो तो ऐसी जो व्यवस्थाएं हमारी होती है, लस ग्रीन बेल्ट फॉर्म करना या इवन आप प्रकृति को ज़्यादा छेड़छाड़ ना करिए तो एक ठीक ठाक हमारा ग्रीन बेल्ट डेवलप हो सकता है, जो ऑक्सीजन प्योरीफिकेशन का काम करता है हमारा, है ना, ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करने का प्रयास हमारा करता है। दूसरा, जो वाटर हमारा लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इस वाटर साइकिल के संदर्भ में भी तुम देखोगे कि वाटर टैप को रिचार्ज करने में आपका कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कोई, है ना, आर्टिफिशियल चैनल डेवलप कर चुके हो कि मतलब मास लेवल पर छोटी मोटी प्रयास तो आप लोगों को करना प्रारंभ चालू कर दिया लोगों ने, लेकिन ये भी तब हो रहा है जब प्रकृति एकदम संकट में मानव जीवन को डाल दिया है और मानव ने भी प्रकृति को संकट में डाल रखा है। इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, चाहे डिफॉरेस्टेशन हो, उसके कारण ऑक्सीजन लेवल हमारा ख़राब हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारी गड़बड़ाई हुई है।
लोगों की संख्या ज़्यादा होने के कारण ड्रिंकेबल वाटर या जो भौमिक जल स्तर ज़मीन से अर्थ से हम गेन करते हैं, इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हाई है। एक्सप्लॉइटिंग फैक्टर्स पर इसको रन किया जा रहा है, रिचार्जिंग हो ही नहीं रही है हमारी। तो इस संदर्भ में देखेंगे तो ये कोई मैनमेड चैनल तो है नहीं, ये सब प्रकृति के द्वारा ही बनाई जा रही है। रेन वाटर हमारे अर्थ पर फॉल होते हैं, नेचुरली सॉइल वगैरह में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वही चीज़ें रिचार्ज होकर के फिर तुमको पुनः मिलती है ना। एक फिल्टर्ड एक ड्रिंकेबल फ्रेश वाटर है ना आपको मिलता है। तो ये प्रकृति का गिफ्ट तो है ही, फ्री गिफ्ट है, बिल्कुल है। लेकिन फ्री गिफ्ट का एक लिमिटेशन है ना कि उसको कितने यूज़ किया जाए। अब आज देखो कि जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण है ना हमारे पास में ये डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कल्टीवेशनल फील्ड फॉर्म करने के लिए। शेल्टर होम डेवलप करने के लिए कल्टीवेशनल फील्ड को है ना रेसिडेंसीज में डेवलप किया जा रहा है। हमारा हाउसेस बिल्डिंग्स बड़े बड़े कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। हमारी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी नीड बन चुकी है, औद्योगिकरण, उस पर बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की डेवलपमेंट किया जा रहा है, रेलवे रोडवेज़। तो ये सब तमाम जो ऐसी प्रक्रियाएं हमारी होती है, ये नेचर्स को मतलब एक कहो कि अंधाधुंध तरीके से दोहन किया जा रहा है ना, विदाउट एनी मतलब हेजिटेशंस जो एक्सप्लॉइटिंग फैक्टर्स हमारा जारी है। अब आप इमेजिन करके देखो कि इतने बड़े लेवल पर अगर कंक्रीटाइजेशन किया जा रहा है तो आपको पानी क्यों मिलेगा। आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बैठा करके जो वाटर यूज़ करते हो उसको इतना ज़्यादा पॉल्यूट कर देते हो, इसमें इतना ज़्यादा आर्सेनिक फ्लोराइड वगैरह की मात्रा आ जाती है, वो नदियों को पानी को भी दूषित कर देता है। हमारा नदी की पानी समुद्र में जाकर के स्लाइन हमारा बन जाता है। तो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं ही नहीं। तो हमें ये समझना होगा कि हम जो इसको फ्री समझ रहे हैं ये फ्री ही है, और जो फ्री है यानी कि जो प्राइसलेस है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वही ज़्यादा जीवन के लिए उपयोगी है। पिछले दिनों अर्थ डे पर मैंने देखा था कि कोई एक बच्चा था, ऑक्सीजन का मास्क मुंह में लगा करके पीठ पर सिलेंडर था और एक प्लांट लगाने की कोशिश कर रहा था, है ना। तो उस प्लांट में ये दिखा रहा था कि आज के 200-400 सालों के पहले जब पानी खरीदा जाता था तो लोगों ने मजाक करना प्रारंभ कर दिया था कि पानी भी बिकेगा, है ना। नतीजा ये आ गया है कि आज स्थिति ये देखो कि अब लोगों को हवा तक खरीदना पड़ रहा है, ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ रहा है। तो वो जो दौर की बातें थी वो कोई मजाक नहीं था, और अभी भी जो हो रहा है मजाक नहीं, ये प्रकृति के साथ हो रहे मजाक का एक परिणाम है ना। और उसमें एक कहीं देखा था मैंने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर के कुछ ऐसा एक छोटी सी वीडियो क्लिप उसमें दिखा रहा था, जिसमें कोई शेर व शायरी या पोइट्री लिखने वाले लोगों ने ऐसा कुछ उसमें मैसेज देने का प्रयास कर रहा था कि शहरों को बसा करके गांव ढूंढते हैं, है ना, शहरों को बसा करके गांव ढूंढते हैं, हद पागल है ना, हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं। तो आपके हाथों में कुल्हाड़ी है और आप छाया में बैठे हुए हैं कि थोड़ा सा धूप कम होगा तब जा कर के इस पेड़ को काटा जाएगा। तो आप सोचो कि कितना बड़ा भद्दा और कितना ज़्यादा बड़ा मजाक प्रकृति के साथ हमारा हो रहा है। कुछ पेड़ काटने वाले लोग जो है ना गए पेड़ काटने के लिए, तो बहुत चनचनाती धूप है ना, बहुत चमचमाती धूप, बहुत तेज़ गर्मी थी, और वो काट पाने की स्थिति में हमारे नहीं थे। तो उन्होंने वहाँ उसी पेड़ की छाया के नीचे बैठ कर के वेट करना उन्होंने पसंद किया कि थोड़ा सा शाम हो जाए तो मैं इसको काटूँगा। तो तुम सोचो कि जो तत्कालिक तौर पर जहाँ वैसी घटना हुई उनके लिए इतना सुकून का विषय बन सकता है, तो अगर हम भविष्य के संदर्भ में इन चीज़ों को देखें तो कितना ज़्यादा बड़ी विनाश लीला हमारे लिए हमारे सोसाइटी के लोग ही फॉर्म कर रहे हैं। और बार बार हम लोग चर्चा करते भी हैं कि संसाधनों का एक उचित वितरण हो, संसाधनों का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। इस संदर्भ में हम मानव समाज, मानव सभ्यता के लोगों को इस पर बैठ करके विचार करना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हमारा है कि हमें इकोसिस्टम को बैलेंस करने के संदर्भ में, है ना, जितने भी वैराइटीज़ ऑफ
जितने भी स्पेसी ऑफ प्लांट एंड एनिमल किंगडम है, हम उसको प्रमोट करेंगे, हम बायोडाइवर्सिटीज़ को फॉर्म करेंगे, हम वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एनिमल को, इवन जो भी इको वैलेंसीज के लिए हमारा उपयुक्त है, ज़रूरी है, एक सामान्य नेचर में उसको ना डेवलप करने का हम अपॉर्चुनिटी देंगे। और ये तब हो पाएगा जब कहीं ना कहीं मानव जो है अपनी बुद्धि और ताकत के बल पर जो पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित करने का प्रयास कर रहा है, या मेडिकल केयर तमाम प्रकार की चीज़ों से लेकर के मानव संख्या ही बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन ही लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो हमें जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कुछ ऐसी नीतियाँ बनानी होगी पूरे ग्लोबल लेवल पर। इन्वायरमेंट को कंजर्व करने को लेकर के हमारे पास में कुछ ग्लोबल पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो मुख्य विषय हमारा है, जो संसाधनों के विकास के तौर पर है ना, ये यही मतलब सिद्धांतों और इथिक्स पर आधारित है कि हम संसाधनों के विकास के संदर्भ में कहीं विनाश तो नहीं न कर रहे हैं, या प्रकृति को और अपनी व्यवस्था को ही तो संकट में नहीं न डाल रहे हैं। ये एक मुख्य मुद्दा हमारा है। तो इसमें दे रहा है कि कंसिक्वेंटली मानव ने इसका बहुत अंधाधुंध प्रयोग किया फ्री समझ करके, और उन्होंने अपने लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा कर ली। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 2-3 चीज़ों पर मैंने चर्चा किया है, आप चाहो तो इसमें भी देख सकते हो। समस्याएं क्या आई है कि डिप्लेशन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। ये कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों का बहुत भारी ह्रास हुआ है। इसमें कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि सभी व्यक्तियों के लालच के कारण ऐसा हुआ है ना। जैसे कि ये 5 हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं हमारे संसाधन के संदर्भ में, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, जिसमें बेसिक नीड हमारी जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य है। तो रोटी के संदर्भ में देखो, जो भी इस दुनिया में जन्म ले लिया वो बिना रोटी के तो रहेगा नहीं। तो ऐसे संदर्भ में अगर हम जैसे भी हमारा फूड ग्रेन्स या जो भी हम अपने खाद्य सामग्रियों के लिए हम जिन भी चीज़ों पर डिपेंडेड हों, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, दो ही तो सोर्स हमारा दिखाई देता है, यानी प्लांट और एनिमल। हाँ, ये है कि आज के डेट में प्राकृतिक तौर पर तुम्हें वो चीज़ें नसीब नहीं हो पाती, चूँकि संसाधनों की बहुत घोर कमी हो चुकी है। प्लांट भी है, एक पर्टिकुलर एरिया में कोई खेती कर रहा है तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से खेती कर रहा है, आपको मार्केट से ख़रीदना होगा। लेकिन इतना मान के चलो कि देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 150 करोड़ की पॉपुलेशन अगर है, आज के 100 साल पहले देश की आबादी मात्र 25 से 33 करोड़ हुआ करती थी। 33 तो आज़ादी के समय था, 1920-21 में तुम्हारा मात्र 25 करोड़ ही हुआ करता था। और सोचो कि कहाँ इतने बड़े देश, इतने बड़े संसाधन संपन्न देश में लोगों को ज़रूरतों की पूर्ति करनी थी मात्र 25 करोड़ लोगों की, और आज हमारे पास में संसाधन कम है, लैंड हमारे पास में एरिया कम है, जैसे कि पाकिस्तान का विभाजन होना, बांग्लादेश का विभाजन होना, ये कंक्रीटाइजेशन एंड जो भी मैनमेड चैनल डेवलप किए जाए, इसके चलते जो पॉल्यूशन एंड समथिंग जो कुछ भी हो रहा है, तो हमारे पास में हर एक चीज़ मिनिमाइज हो चुका है, चाहे लैंड रिसोर्सेज हो, वाटर रिसोर्सेज हो, एयर क्वालिटी ख़राब होती चली जा रही है। तो नेचुरल जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, इसकी स्थिति दिनों दिन गंदी होती चली जा रही है, और हमारा कंजम्पशन और हमारी नीड जो है ना बहुत ज़्यादा हाई होती जा रही है। इसी कम संसाधनों में हमें सर्वाइव करना है। तो इतना मान के चलो कि जो व्यक्ति जन्म ले लिया है ना, वो तो कुछ ना कुछ तो खाता ही होगा। मैंने कहीं एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट को मैंने सुना था कि अगर देश की ज़रूरतों को पूरा करने का अगर संदर्भ देखा जाए तो हमें कुछ ऐसा है ना प्लांटिंग या जो भी कल्टीवेशनल वर्क पर ध्यान देना होगा कि शाम को लगाओ और सुबह को काटो, तो जाकर के लोगों की मतलब भोजन की व्यवस्था हो पाएगी या उनकी खाद्यापूर्ति हो पाएगी। अब ऐसे रैपिड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए आप स्वाभाविक है कि नेचुरल तरीके से खेती कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन देना है ना। ऑर्गेनिक खेती तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती है। ऑर्गेनिक खेती आप नहीं करेंगे तो उसकी जगह पर कमर्शियल खेती करेंगे, वहाँ पर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मैक्सिमम यूज़ करोगे, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता भी हमारी ख़राब होती है, और जो प्रोडक्ट हमारा बनकर तैयार होगा उसमें भी ये जो भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के कारण उसकी जो क्वालिटी हमारी ख़राब होगी, आप खाएंगे लीवर कैंसर होगा।
गंदा पानी पियोगे ये अगेन लीवर कैंसर हम, अगर खुली हवा में सांस लोगे लंग्स कैंसर। आज के वर्तमान दौर में तुम देखो कि कोरोना तो एक बहाना है, इसको लेकर के न जाने कितनी सारी भ्रांतियां हमारे समाज में घूम रही है कि 5G टेस्टिंग हुआ है, उसके कारण रेडिएशन का प्रभाव हमारा हुआ है, या कुछ और हुआ है, कुछ और हुआ है। अब पता नहीं ऐसी जो भ्रांतियां या तमाम प्रकार की जो फैक्टर्स रन कर रहे हैं इस कोविड काल में, इस विषम परिस्थिति में, जो कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी फेल होने का एक कारण बना हुआ है। लेकिन आप गौर करो, कुछ हो या ना हो, हम नेचुरल जो हमारा वैलेंसी था ना, प्राकृतिक संतुलन था, उसको हम लोगों तो ज़रूर डिगा चुके हैं, उसको बहुत ज़्यादा बर्बाद कर चुके हैं। आप आज के डेट में एक सर्वे आया था जो बिल्कुल तथ्यपरक था, मतलब फैक्टफुल था, और उसमें इस बात की जिक्र की गई थी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको तुम AQI लेवल कहते हो, ये नेचुरल डिस्टर्बेंस है, इसमें कहीं कुछ आर्टिफिशियलिटी नहीं है अलग से। हालांकि इसके कारण तो आर्टिफिशियल ही है, लेकिन ये अनबैलेंस फैक्टर हमारा बिल्कुल प्राकृतिक है। ये हवा की गुणवत्ता हमारा बिल्कुल ज़्यादा ख़राब हुई है। और इसमें एक डॉक्टर ने सर्वे दिया था कि एक कोई भी व्यक्ति का स्वस्थ जो ये लंग्स है मात्र 40% ही काम कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाओ कि 40% पर ही हम फाइट कर रहे हैं, और इसी में आ गया है कोरोना। इसी में तुम्हारी और भी कुछ ऐसी जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम कॉमन तुमको दिखाई देती है। तो खुली हवा में सांस लेने का मतलब, पिछले दिन दिल्ली में एक सर्वे आया था, वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आइडियली हमारा AQI लेवल 40 होना चाहिए, जो आइडियल होता है, ये दिल्ली में 700 के आसपास में था। यानी कि उसमें एक आया था सर्वे, इसको ऐसे समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जो चेन स्मोकिंग करते हैं, जिसके कारण लंग्स का नुकसान हमारा होता है, उसमें एक एक्सपर्ट ने अपना व्यू दिया था कि दिल्ली की खुली हवा में सांस लेने का मतलब है 24 घंटा, यानी कि 50 सिगरेट पीने पर जितना तुम्हारे लंग्स का नुकसान होगा, उतना दिल्ली में तुम एक दिन अगर खुली हवा में सांस लोगे तो उतना नुकसान तुम्हारा हो सकता है। और हमारी पटना की भी स्थिति को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पटना में भी तुम्हारा AQI लेवल जो है, तुम्हारा एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो पुअर कंडीशन है, एक्सट्रीमली पुअर में है, ये लगभग 500 जो उसका PM फैक्टर जो होता है हमारा, ये बढ़ करके पूरा हाई हो चुका है। यानी कि आप समझो कि पटना में भी अगर खुली हवा में सांस लेते हो तो 30-32 सिगरेट पीने के बराबर तुम्हारे लंग्स का नुकसान हमारा होगा ही होगा। तो इस विषम परिस्थिति में इतना तो तय है कि कुछ या सभी व्यक्तियों के जो लालच, जिसमें हमने फूड का बात किया या कंजम्पशन की बातें की। दूसरा हमारा शेल्टर होम डेवलपमेंट, कच्चा मकान बनाओ या पक्का मकान बनाओ, आपको इतनी बड़ी मास पॉपुलेशन को ध्यान में रख करके जो ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट हमारा होगा, तो अगेन कंक्रीट ही तो बना रहे हो। नेचुरल जो अर्थ हमारा होता है उसको कंक्रीटाइजेशन की तरफ आप ले जा रहे होते हैं। इतने मास लेवल पर लोगों के वाटर की कंजम्पशन की जो रिक्वायरमेंट है, ऐसा तो नहीं है कोई का कहलाता कि अब बिना पानी पे, हाँ ठीक है, उसमें अब गंदा पानी साफ पानी रहा, तुम्हारी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से RO लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, किस पर्टिकुलर एरिया में आपका जन्म हुआ है वहाँ पर पानी का कंजम्पशन। अब पानी तो ऐसा चीज़ है लाइफ के लिए काफ़ी इसेंशियल है। एक ऐसा सर्वे आया था पिछले दिनों कि जो गंगेटिक रीजन हमारा है, गंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों में, मतलब गंगेटिक रीजन मान के चलो कि गंगा नदी जिधर से प्रवाहित होती है, जिधर से वो फ्लो होता है, उसके 25 किलोमीटर का एरिया तुम्हारा गंगेटिक रीजन का लगा, दोनों छोर। उसमें देर आगे पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा हाई हो चुका है कि उसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। और वही वाटर टैप रिचार्ज होने का एक बहुत बड़ा कारण है गंगा, चूँकि सोर्स तो सालों भर पानी उसमें रहती है ना। पेरियल रिवर जिसको हम लोग कहते हैं, सदाबहार नदियाँ जो सालों भर पानी से भरी हुई रहती है। तो आप सोचो कि उसमें नाला का भी तो पानी तुम गिरा रहे हो विदाउट ट्रीटमेंट। आप गंदी नालियाँ, इंडस्ट्रीज़ में से सब गंदे कचड़े उसमें तुम गिरा रहे हो, और उसी से वो पानी तुम्हारा रिचार्ज होता है। तो दे रहा था कि गंगेटिक रीजन्स में पैंक्रियाटिक कैंसर और लीवर कैंसर बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये तमाम जो छोटी छोटी मैं आवश्यकताओं पर चर्चा कर रहा हूँ, चाहे तुम्हारा फूड के मामला हो, सांस लेने का मामला हो, पानी पीने का मामला हो, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट हो, शेल्टर होम डेवलपमेंट हो, ठीक है, कोई अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत बड़ा मकान बनाएगा, बड़ा कंक्रीट तैयार करेगा, किसी की छोटी हैसियत है 2 रूम का ही बनाएगा, लेकिन उसका रहने का तो व्यवस्था होगा ही होगा।
और पक्का मकान का संदर्भ जो आजकल ट्रेंड में है तुम्हारा, तो तुम देखोगे कि ऐसे बड़े बड़े इसके अब अलावा मास पॉपुलेशन को लीड करने के लिए एक जो अर्बनाइज कल्चर जिसको हम लोग कहते हैं, शहरीकरण की जो एक अंधाधुंध दौड़ लगी हुई है, तो इस शहरीकरण में भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर बर्बाद हमारा किया है। शहरीकरण में यही हो रहा है कि बड़े जो हमारे नेचुरल एरिया हैं उसको कंक्रीट में तब्दील किया जा रहा है। तो ये तमाम ऐसी ज़रूरतें हमारी हो, चाहे जो कुछ लोग करें या सभी लोग मिलकर के करें, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हाई है और इसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा मतलब डिप्लेशन यानी कि ह्रास हो रहा है। दूसरा है कि संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिसमें समाज दो हिस्सों में बन चुका है, संपन्न और संसाधनहीन, यानी कि कुछ अमीर भी हो गए हैं, कुछ गरीब भी हो गए। अब इसमें कारण है तुम्हारा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, है ना, कि आप सामाजिक और ये आर्थिक तौर पर आपकी क्या हैसियत है। आप जैसे इसको समझना है तो थोड़ा सा रेडिएशन वाले संदर्भ में समझने का प्रयास करो। हाँ, तो इसमें ये आप देखेंगे जैसे कि तुम लोगों ने सुना होगा ये ओजोन लेयर में होल होने की घटना, है ना, ओजोन परत में छेद हो गई है। और ओजोन परत एक ऐसा लेयर हमारा है ये एटमॉस्फेरिक रीजन का, जो सनलाइट से आने वाली जितने भी मतलब रेडिएशंस निगेटिव और जो बैड रेडिएशन है जो हमारे लिए नुकसानदेह होता है, या अल्ट्रा वायलेट किरणें जो होती है, हमारी रेज होती है, इस सबको फिल्टर करने का काम करता था। लेकिन ये ओजोन लेयर में इतना बड़ा होल हो चुका है कि वो फिल्ट्रेशन, जो नेचुरल फिल्ट्रेशन का वर्क हमारा था ना, वो हो ही नहीं रहा। और नतीजा ये है कि आपके अभी वर्तमान में तुम इसको सब तुम देख रहे हो कि मेडिकल साइंस ने चीज़ों को थोड़ा सा आसान किया है लोगों को समझने के संदर्भ में। आपके ब्रेन को अच्छा काम करने के लिए B12 का, है ना, विटामिन ई का और डी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और डी का सबसे बड़ा सोर्स हमारा सनलाइट है। डी का जो सबसे बड़ा सोर्स हमारा सनलाइट है। तो डी को मेंटेन करने के लिए आप सनलाइट में बैठोगे या मजबूरन आपको सनलाइट में काम करना पड़ रहा है। नतीजा ये हुआ कि आपको डी तो मिलेगा नहीं, है ना, उल्टे आप, है ना, स्किन कैंसर के शिकार हो जाइएगा। आज देख रहे हो हेयर फॉल हो या स्किन कैंसर के भी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ तुम्हारा ना रेडिएशन के कारण हमारा हो रहा है। तो ये जो ओजोन लेयर में जो नुकसान हमारा हुआ है, इसके लिए सबसे बड़ा कारण अर्थ पर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरेट करने का, CFC जनरेट करने वाला काम जो है हमारा AC करता है। AC जो आप चलाते हैं, एयर कंडीशनिंग जो चलाते हो, अब तुम इमेजिन करो कि एयर कंडीशन गरीब के घरों में कितना एयर कंडीशन है। स्वाभाविक है कि सुविधा संपन्न लोग हैं, अपनी ताकत और हैसियत के हिसाब से, है ना, हर एक जगह पर 32-35 घर में एसियाँ लगा रखे हैं। उनकी गाड़ी भी काफ़ी महंगी होती है, उसमें भी AC लगा हुआ रहता है। तो ये संसाधन संपन्न लोग जो है ना, अपने पैसे के बल पर सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, और उसका नुकसान कौन झेल रहा है? गरीब लोग झेल रहे हैं। हालांकि नुकसान तो उनको भी हो रहा है। ये कोरोना काल में भी तुम देखोगे कि कभी न कभी तो आपको सनलाइट, मान लो कि विटामिन डी का फुलफिल करने का वही तरीका है, जरिया है। खुले हवा में तो ऐसा नहीं ना कि सिलेंडर बांध करके पीठ पर घूम रहे हो तुम, इसी इन्वायरमेंट में तो या जो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या तुम एसिडिक रेन वगैरह का तुम सुने हो, ये सब एयर पॉल्यूशन के कारण ही हमारा हो रहा है। तो जो सुविधा संपन्न क्लास है, चाहे औद्योगिकरण विकास में वही लोग का है। अब ऐसा तो नहीं ना कि टाटा कंपनी हम लोग की है, टाटा भी रतन टाटा का है, जमशेदजी भाई टाटा का है, अडानी ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है। ये सब बड़े बड़े लोग हैं जो इंडस्ट्रियलाइज करके एक मास ये प्रोडक्शन सिक्योर करते हैं। संसाधन विकास के तौर पर हमारे लिए सुविधित भी है, लेकिन हमारे लिए नुकसानदेह भी हो रहा है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट है ना, प्रॉफिट वैल्यूज़, उनको चला जाता है और उसके बदले में नुकसान केवल मिलता है। आज बड़े बड़े टावर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं ITs के नाम पर। ठीक है, आज हमारी ज़रूरतें हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए, लेकिन वो कितना ज़्यादा रेडिएशंस, है ना, कितना ज़्यादा उसके वेव से नुकसान हमारे इन्वायरमेंट को क्षति हो रही है।
तो यहाँ पर ये तुम देखोगे कि गरीब और अमीर वर्ग के बीच में जो क्लासिफिकेशन हमारा हो चुका है, ये एक बहुत बड़ा अनसेटिस्फैक्शन का कारण है, असंतोष इसको कहेंगे हम लोग, जो आगे चल के आने वाले दौर में एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन फैक्टर्स और रिवॉल्यूशनरीज है ना गतिविधियाँ इससे हो सकती है, क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो सकती है, इसको लेकर के हमारे चल सकते हैं। इसके बाद में थर्ड वन पॉइंट जो तुम्हारे सामने दे रहा है कि indiscriminate exploitation of the resources has led to the global ecological crisis such as ग्लोबल वार्मिंग, इसका जिक्र भी मैंने जस्ट किया है। संसाधनों के अंधाधुन है ना शोषण होने के कारण कुछ ऐसी वैश्विक स्थितियां पैदा हो गई है, परिस्थितिकी संकट यानी कि को अनबैलेंसिंग फैक्टर्स, जिस पर चर्चा हम लोग कर रहे थे, पैदा हो चुकी है, जिसमें वैश्विक जो हमारा तापन यानी कि तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में नुकसान होना, पर्यावरण प्रदूषण में खास करके एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और भी तमाम ऐसे, और भूमि निम्नीकरण यानी कि लैंड डिग्रेडेशन हमारा शामिल है। पॉलीथीन का यूज़ करके लोग, कंक्रीट बना करके लोगों ने बहुत हद तक है ना इसको मिनिमाइज़ करने का काम किया, बहुत मिनिमम पर हमें सर्वाइव करना पड़ रहा है, और ये सब संसाधन हमारे पास में सीमित होते जा रहे हैं और हमारी ज़रूरतें दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। चूँकि जनसंख्या का जो एक संगठन है, अब ऐसा तो नहीं ना है कि मान लो कि बीमारी को हम आपदा को अवसर समझ लें, ठीक है, ये जिससे भी घटना हो रही है मतलब बीमारियों में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन मरने के लिए तो कोई जिंदा नहीं ना हुआ है, जन्म नहीं लिया है। या हम मान के चलें कि अगर संसाधनों पर दबाव बढ़ गया तो कुछ लोग मर जाएं तो बहुत अच्छा होगा। ये कहने सुनने में अच्छा है, लेकिन किसी घर में एक बुजुर्ग भी मरता है तो उसकी अलग ढंग की होती है हमारी। तो आप वैज्ञानिक और सैद्धांतिक तौर पर केवल बातें हम कर सकते हैं, उसका एक सबसे बेहतर तरीका हमारा ये है कि हम जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ना प्लान लाएं, और उसका एक सबसे बड़ा कारण है ना फैमिली प्लानिंग करो, परिवार नियोजन, एक सर्टेन टाइम में शादी होना चाहिए, बच्चों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए कि हम कितने बच्चों को ना ये सब रोटी कपड़ा मकान दे सकते हैं, अच्छी स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इतना प्लान कर लो, इतनी पॉकेट तुम्हारी परमिशन देती है, तभी आप शादी के बंधन में बंधने का प्रयास करें और है ना ऐसे अपनी फैमिली को प्लान करें। ऐसा नहीं कि बेतरतीब ढंग से 4-5 बच्चे हो गए, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह हो गया, खुद भी बीमार हैं, बच्चे भी बीमार पैदा कर दिए, उनके पास में संसाधन और चीज़ों की कमी है, और फिर कोरोना या ऐसी बीमारी या हवा में, खुली हवा में जो पोल्यूटेड एयर में सांस ले लेकर के लोग मरेंगे, और फिर रुदन क्रंदन जो पूरे ऑल ओवर जो डिस्टर्बेंस का एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारा है, ये होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। दुख का एक संदर्भ हमारा है, वो ऐसे परमिशन नहीं देता। तो दे रहा है कि यदि मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना है कि इक्विटेबल है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज बिकम द एसेंशियल फॉर एन सस्टेन क्वालिटी ऑफ द लाइफ इन द ग्लोबल पीस, और पूरी दुनिया में शांति को बनाए रखना है, तो स्वाभाविक है कि हमारे पास में संसाधनों में का समाज में है ना जुडिशियस, न्याय संगत तरीके से इसका विभाजन हमारा होना ज़रूरी है। इसमें अगेन तुम आओगे रिजर्वेशन, है ना, आज नौकरी को लेकर के रिजर्वेशन है, अब रिसोर्सेज पर भी रिजर्वेशन की बातें होने लगी है। पिछले दिनों मैंने बिहार में एक बयान सुना था, बिहार के मुख्यमंत्री थे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, ये बोले कि मूल तौर पर है ना इस नेटिविटी यानी कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये आदि मानव यानी कि आदिवासी जो है ना, यही इसके मूलवासी हैं, और इनको अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता है। और उन्होंने बयान दिया था कि प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार हमारा आदिवासियों का है। हालांकि नौकरी पेशा तो छोड़ो, इसके बाद में एक हमारे देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, है ना। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि इस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर या तमाम संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार हमारा मैंडेटी का है। पता ना वो कौन सा विकास का एजेंडा है। मतलब हर एक आदमी न्याय की परिभाषा अपने ढंग से है ना गढ़ रहा है। अब मान के चलो कि ठीक है, हम लोग आदिवासी नहीं हैं, हम लोग मध्य एशिया से लोग कहते हैं कि आर्यन सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं। यहाँ के लोगों को इतिहास कालखंड में बहुत सारी बातें हुई है जो साउथ इंडिया की तरफ में लोगों को ढकेल दिया गया। काले लोग जो थे रेशियल, उनको मतलब नस्लीय जो भेदभाव का शिकार होना पड़ा, और यहाँ पर इनका डोमिनेंट हुआ। तो ये तो इतिहास की बातें हो गई ना, उसमें बहुत सारा डिस्प्यूट है। कोई कह रहा है कि सरस्वती नदी के कल्चर था, वहाँ आर्य खुद जन्म लिए थे, कोई मध्य एशिया वगैरह से। चूँकि
इसका इतिहास काफ़ी मतलब स्पष्ट नहीं है कि कौन कहाँ से आया, कैसे आया। अब आया कि नहीं आया, मान के चलो एक जीवन तो तुम्हारा 100 साल का है, 100 साल अब कहाँ, 60 साल रह गया है। तो आज के अगर हम 500 साल भी पीछे जाते हैं तो कम से कम 10 पीढ़ियाँ पीछे हमारी दिखाई देती है। तो ये सब डिस्प्यूट में पढ़ना और इसको न्याय की परिभाषा अलग अलग ढंग से देना कि आदिवासी हैं तो उनको पहले मिलना चाहिए, कोई मैंडेटी है तो उसको पहले मिलना चाहिए, और ये आदिवासी और मैंडेटी का पेट भरे और जो हिंदू बाहुल्यता जिनकी ज़्यादा मेजॉरिटी है वो भूखे मरे, तो ये कोई न्याय की परिभाषा हमारी नहीं हो सकती है। न्याय का परिभाषा हमारा ये हो चुका है कि हमें सभी लोगों को ध्यान में रह करके, है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसको हम लोग समावेशी विकास कहते हैं, इसको है ना प्रमोट करने का प्रयास हमारा होना चाहिए। और ये कुछ पार्टिकुलर चंद मुट्ठी भर व्यक्ति और कुछ ऐसे जो सुविधा संपन्न देश हमारे हैं ना, यही कहीं इसका कंजम्पशन न करें केवल, और इसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऐसा हो जहाँ पर हम जाति, धर्म, मजहब, संस्कृति, लिंग और तमाम ऐसे जो मुद्दे हमारे उसको हम हाइड रखेंगे। बस ऐसा समझेंगे कि जो इंसान इस धरती पर आया है उसको बेसिक नीड जो भी हमारा है, 5 जो बेसिक जिस नीड की मैं चर्चा कर रहा हूँ, और ये लोकतांत्रिक जो सरकारें हमारी चलती है ये प्रोमिसेस भी करती है ना कि गरीबी हटाएंगे, अशिक्षा हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे। जब 3 चीज़ों को तुम हटा दोगे, गरीबी हटाओगे तो 3 चीज़ों का समाधान आपने कर दिया, रोटी, कपड़ा और मकान का। जब आप बेरोजगारी हटाएंगे तो इनकम दे देते हो, है ना, वही गरीबी इनकम का संबंध तुम्हारा है। स्वास्थ्य सुविधाएं मैसर या संसाधनों का जो यूटिलाइजेशन का, अब मान लो कि बिहार में जन्म हुआ है तो ऐसा नहीं ना कि केरला से थाली हम लोग के लिए आएगी एरोप्लेन से, या खाना इच्छा करेगा तो केरल जाएंगे, हैं। या मान लो कि मॉर्निंग में अगर कुछ ऐसा हमारा नित्य क्रिया से हमें जाना होगा तो वॉशरूम करने के लिए हमें कश्मीर जाना पड़ेगा, पानी हम उड़ीसा से मंगाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। जो जहाँ जन्म लिया है उसके आसपास की प्राकृतिक संसाधन या जो भी कुछ हमारे रिसोर्सेज है उस पर पहला अधिकार उसका होना चाहिए। अब अमेरिका वाले लोग या ब्रिटिश वाले लोग आकर के भारत का भी एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, ये चाइना का भी एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, अमेरिका का भी, ये जो है ना लूट खसोट की प्रवृत्ति या जो इस तरीके के जो हमारा दिमाग है ना उससे हमें बचना होगा। और ऐसे जो डोमिनेंट हमारे मतलब कंट्रीज़ या पर्सन हैं, इनको संसाधनों के यूटिलिटीज़ पर विशेष ध्यान रखना होगा और इसका दोहन नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन हमारा नहीं होना चाहिए प्राकृतिक संसाधनों का। अदरवाइज़ हमारी जो अर्थ की जो स्थिति है ये काफ़ी खतरे में है, भविष्य इसका काफ़ी खतरे में है। तमाम चीज़ों पर हमने चर्चा कर ही लिया है कि कैसे मिनिमाइज होते चला जा रहा है। इसलिए दे रहा है कि हर एक जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक हो चुका है कि हमें संसाधनों के उपयोग की योजना बनाई जानी चाहिए, यानी कि यू हैव टू प्लान, है ना। तो यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज, संसाधनों को उपयोग करने के लिए आपके पास में एक प्लानिंग होनी चाहिए। और ये कंटिन्यूअस फॉर्म में चलने वाली बात हमारी ये होती है कि उसके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत का एक हमारा हिस्सा बनना चाहिए, उसको हम फॉलो करने वाले बने। तो इसी विकास के संदर्भ में ये एक टर्म हमारा आया जिसमें सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत इसका जिक्र किया गया है। यानी कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब हमारा हो गया, ये मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड बी कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। यानी कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ हमारा ये हुआ कि विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए होना चाहिए, और वर्तमान में जो विकास की प्रक्रिया हमारी कुछ इस प्रकार से कंप्रोमाइज़ होनी चाहिए, कंप्रोमाइज़ होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा उसमें सामंजस्य हमारा होना चाहिए कि हम भविष्य के आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना होगा। अब ऐसा नहीं कि मतलब अगर मान लो कि वर्तमान जनरेशन जो हमारी है इन्हीं का केवल प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार हमारा है, ये सब क्लास 8 में तुम लोग बढ़िया से पढ़ चुके हो और यहाँ पर भी अगेन एक बार आया है तो डिटेल्स में इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। अब मान के चलो पेट्रोलियम उत्पादों की ही अगर हम चर्चा कर लें तो ऐसा नहीं ना कि आप एक एक घर में 5-5 7-7 गाड़ियाँ, अरे गाड़ी का क्या मीनिंग है, गाड़ी ही नहीं कि आपको सुविधा चाहिए। स्टेटस के लिहाज से अगर आप 10 गाड़ियाँ और ऑनर दिखा रहे हो कि बहुत ज़्यादा समाज के प्रतिष्ठित और सुविधा संपन्न या पैसे वाले हम हैं और बेवजह गाड़ियाँ लेकर के रोड पर घूम रहे हैं, तो ठीक है पैसा तो रह जाएगा, पैसा दिन दुनी रात चौगुनी आपकी प्रगति होती चली जा रही, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना कि पेट्रोलियम हमारे पास में नहीं रहेगा। जैसे
उसमें बड़ा अच्छा कहा था कि आप पैसा है ना तो पंखा खरीद सकते हो, हवा कहाँ से लाओगे? हवा तो यही रहेगी। पैसा रहेगा तो आप दवा खरीद सकते हैं, बीमारी से कैसे बच जाइएगा? कोई ज़रूरी नहीं कि दवा आपके शरीर पर सूट ही कर जाएगी हमारी। तो ये जो संदर्भ हमारा है ना, इस प्रक्रिया से हमें बचना होगा। आज मान लो कि पेड़ है, प्लांट है, आप उसको घर में फर्नीचर बनाना चाहते हो, खूब बना लिए, ठीक है, फर्नीचर तो तुम्हारा 2 जनरेशन तक टिक भी जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो कि चलो कि एरिया का पूरा एरिया डिफॉरेस्टेशन की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, तो आने वाले दौर में है ना, बच्चे तो ऐसे ही शहरीकरण और 10 बाई 12 के कमरे में उनका जीवन चला गया है, समाप्त होता चला जा रहा है। उनको हर एक चीज़ जानना समझने में असुविधा होगी और उनके पास में संसाधन न के बराबर रह जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर एक पीढ़ी अगर लगातार संसाधनों का दोहन करती है, तो आगे आने वाले संसाधन मतलब पीढ़ियों के लिए ये संसाधनों की क्राइसिस हो सकती है, जो हम लोग भी कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं। तो ये विकास का दो होना चाहिए कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम विकास करेंगे, और दूसरा कि भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख करके भी हम एक ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ डेवलपमेंट को है ना आगे करेंगे, यूजेस ऐसा करेंगे ताकि भविष्य में भी ये संसाधन हमारा बचा रहे और वो लोग भी इसका यूज़ हमारा कर सके। इसी को लेकर के रियो डी जेनेरियो में एक अर्थ समिट का आयोजन किया जाता है, जिसमें 2 मुद्दे थे हमारे। एक था कि ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, और दूसरा इसको सॉल्व करने के लिए हमारा है ना एजेंडा दिया गया जैव विविधताओं को ध्यान में रखना, है ना, यानी कि बायोडाइवर्सिटीज़ ही एक ऐसा इशूज़ दिखाई देता है जो इको अनबैलेंस फैक्टर्स को ट्रीट कर सकता है, ठीक कर सकता है। और इसमें 2 बातें क्लियर है। एक पहला हमें है कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का ध्यान में रखना होगा। हमें प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित और संरक्षित रखने का प्रयास करना होगा। और दूसरा है कि हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सामाजिक आर्थिक जो विकास है, उसमें हम अपने कल्चर का ध्यान रखें कि हम जिस पार्टिकुलर कल्चर में हैं वहाँ हमें इन्वायरमेंट किस प्रकार से सोशियो इकोनॉमिक को आगे बढ़ाने में मदद करती है। ऐसा नहीं है कि आम के बागानों को तुम काट करके फेंक दोगे और ऑक्सीजन आपको हवा साफ मिलेगी, या बहुत अल्फांसो आपका आम तो है नहीं। आपका आम तो यही है जो आपके आसपास में लंगड़ा हो, मालदा हो, सीपी, कुछ भी ऐसे टाइप हमारे होते हैं। तो इन तमाम प्रकार के जो रिसोर्सेज हमारे हैं उस सोशियो इकोनॉमिक में इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के साथ उसको प्रमोट करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिसमें भूमध्य ये जो ग्लोबल वार्मिंग हमारा इसको कंट्रोल करने के लिए इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रमोशन का वर्क होना चाहिए, जैव विविधताओं को विकसित करना चाहिए। और इसको ध्यान में रख करके एक हमारा ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, जिसको हम लोग फॉरेस्ट प्रिंसिपल कहते हैं, ये रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में तुम्हारा दिए हुए भी है। और इसके साथ साथ में एजेंडा 21 है ना शामिल किया गया है। एजेंडा 21 उसी रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के बाद में 1992 में है ना ये यूनाइटेड नेशन है ना यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED, ये तुमसे पूछ सकता है कि इसका एब्रिविएशन हमारा क्या होता है। इसमें सभी है ना देश के जो टॉप लीडर्स हमारे थे, इन लोगों ने मिल करके है ना कुछ ऐसे एजेंडा तय किए जो कहीं ना कहीं सतत पोषणीय विकास के सिद्धांतों को प्राप्त करने का एक हमारा लक्ष्य था। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि जो समान हमारे ऐसे जो मुद्दे हैं, कॉमन इंटरेस्ट है ना, हित है, या कुछ ऐसे म्यूचुअल हमारी जो नीड है ना, इसको सरवाइव करने के लिए है ना इस जिम्मेवारियों के ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल फोरम हमारा डेवलप होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं इन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, जहाँ पर global cooperations on the common interest, mutual needs and the shared responsibility. One major objective of the Agenda 21 the local government, उसमें जो चीज़ें जिस पर चर्चा किया गया था कि इट इज़ एन एजेंडा टू कंट्रोल द इन्वायरमेंट डैमेज। पहला हुआ कि पर्यावरण क्षति रोकना है, ये पूरे एक ग्लोबल कोऑर्डिनेशंस का हमारा हिस्सा होना चाहिए। गरीबी पर काम करना है, पॉवर्टीज़ पर है ना, चूँकि देखो आज जो भी हम संसाधन की कमी से जूझ रहे हैं या रंग बिरंग की बीमारियों से हम लड़ रहे हैं,
तो इसमें बड़ा एक भद्दी सी चीज़ें दिखाई दे रही कि हमारे पास में इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप सोचो इस कोरोना ने तो इसको और ज़्यादा डिस्क्लोज कर दिया। अब आज के डेट में देखो कि भारत में ऑक्सीजन की पर्याप्त कमी है, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर इसकी क्राइसिस दिखाई दे रही है, लाइफ सपोर्ट ख़राब हो रहा है। वैक्सीनेशन की प्लानिंग की जा रही है तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि उसको वैक्सीनेट करने में पसीना छूटा हुआ है। भारत अपने संसाधनों से इसको कर नहीं सकता। और इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, इस वैश्वीकरण के दौर में अगर कोई भी कंट्री अगर सोच ले, फ्रांस हो, चाइना हो, अमेरिका हो या कोई और कंट्री सोच ले कि हमें भारत से क्या लेना देना, हमें भारत को नहीं, तो आप जब तक भारत नहीं खुलेगा, समझने की कोशिश करो, जब तक चाइना नहीं खुलेगा, जब तक कुछ और ऐसे मास पॉपुलेशन वाली कंट्री हमारी नहीं खुलेगी, तो वर्ल्ड में जो भी इकोनॉमिकल जो हमारी डीलिंग हो रही है या कोई एक्टिविटीज़ हमारी हो रही है, ये सब का सब प्रभावित। चूँकि अगर एक भी वायरस जनित व्यक्ति अगर कहीं किसी जगह पर लैंड करता है हमारा, तो वहाँ पर बीमारी देने के लिए हमारा काफ़ी है। तो यानी कि अब आप प्लांट वे में अगर नेशनल कोऑर्डिनेशन का हिस्सा नहीं बन रहे हो, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन का हिस्सा नहीं बन रहे हो, तो अब मजबूरन आपको ना इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन का हिस्सा आपको बनना होगा। चूँकि विकास ही हमारा ग्लोबलाइज नहीं हुआ है, बीमारियां भी ग्लोबलाइज हो चुकी है। तो इस दौर में इन चीज़ों को समझने के लिए कुछ पार्टिकुलर ऐसे, अब अभी देखो कि अगर हमारे पास में वैक्सीन जनरेट करने के लिए रॉ मटेरियल्स की कमी है या इसके स्टॉक एंड इनटेक ऑफ डोज को बढ़ाने के लिए अगर इंटरनेशनल फोरम पर बातें हो रही है, जिसमें अलग अलग जगह की जो मॉडर्ना कंपनी हो, फाइजर कंपनी से बातें हो रही है, स्पुतनिक वी जो तुम्हारा वैक्सीन हो, भारत की जो वैक्सीन, ये सब मिला जुला करके टारगेट किया जा रहा है कि एक महीने में कम से कम 12 से 15 करोड़ वैक्सीन भारत को मिले, ताकि मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सके और इससे हम बच सकें। तो ये ग्लोबल हमारा मुद्दा धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। इसके बाद मान के चलो कि जिनके पास में संसाधन है, सपोज दैट संसाधन है, टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन रिसोर्स है, तमाम व्यवस्थाएं हमारी ऐसी है, रॉ मटेरियल्स भी है ना, पैसा भी है, सब लोग बना रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन आप कभी इमेजिन करो कि वर्ल्ड का एक ऐसा भी मतलब हमारा देश का हिस्सा है, दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जो काफ़ी गरीब कंट्री में उनकी गिनती होती है। तो जो सोचो कि सुविधा संपन्न और जो पावरफुल कंट्रीज हमारी है, वो अपनी ज़रूरतों को खुद भी नहीं अगर सर्वाइव कर पाती है, तो उन लोगों को वैक्सीन कौन देगा, उनको मेल न्यूट्रिशन से कौन निकालेगा, वहाँ पर कैसे क्या किया जा सकता है, गरीबी को दूर करने का क्या प्लान हमारा हो सकता है। तो इसके साथ साथ गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें रोग, जिसकी चर्चा मैं यहाँ पर कर भी रहा हूँ। तो ये एजेंडा 21 जो है, ये प्रमोट करने की बात की गई थी और इसमें 21 मुख्य मुद्दे इसमें शामिल करने हैं। और ये अधिकार जो है ना लोकल बॉडीज़ को दिया गया, स्थानीय जो निकाय हमारी होती है। तो लोग देखोगे कि समस्याएं हर जगह अलग ढंग की होती है। तमिलनाडु की समस्या जो अगर टॉप 21 की बातें करें 20 सूत्री और 21 सूत्री में, जो जीवन को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है ना, तो वहाँ पर ऐसा है कि वो अलग ढंग का होगा। मुजफ्फरपुर में आप जाओगे तो वहाँ एक अलग रंग की बीमारी, चमकी बुखार, और वहाँ पर पानी की कमी या खाने की कमी, जो कुछ भी हमारा हो सकता है। तो ये अलग अलग, या अमेरिका में जाओगे तो अलग ढंग का, चाइना में जाओगे तो अलग ढंग का, रसिया में, फ्रांस में, मतलब हर एक छोटे लेवल पर तुम जाओगे तो वहाँ डाइवर्सिटीज़ एंड ऐसे डिस्पैरिटीज़ तुमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एजेंडा 21 में जो मुख्य 21 मुद्दे को शामिल करने का प्रयास किया गया था, जो उसका मुख्य केंद्र पर्यावरण क्षति को रोकना, है ना, गरीबी को हटाना, उन्मूलन करना, और रोगों को, है ना, उससे निपटने के लिए हमारे पास में एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। यही तुम्हारा रियो डे जनेरियो से निकल कर जो तुम्हारा एजेंडा 21 आया था सामने, इसका मुख्य था। जो एजेंडा 21 का सब्जेक्ट तय करने का अधिकार हमारा लोकल बॉडी को दिया गया है। तो इस तरीके से ये ग्लोबल फोरम पर हमारा प्लान तैयार किया गया कि कैसे विकास के मुद्दे को आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास किया जाए। तो आज की क्लास में जो हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो ये लेक्चर में ब्रीफिंग किया है, इसके साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, रियो डे जनेरियो समिट उसके एजेंडा क्या था हमारा, इस पर जिक्र किया गया है। तो आप अभी इसको देखिए, समझिए, है ना, और इसके जस्ट अगले क्लास में मैं रिसोर्स प्लानिंग पर चर्चा करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा, है ना, डिटेल्स में है और इसको इसी तरीके से किया जा सकता है।
और ये सोचो कि 3-4 पॉइंट को ही मैंने टच किया है, तो लगभग 1 घंटे का वीडियो तुम्हारा 50 मिनट के आसपास में हो गया है। तो मैं आज के लेक्चर को यहीं पर रोक रहा हूँ, इसको आप समझिए। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कंसल्ट करेंगे, और कहीं किसी को समस्या आती है तो आप बात करिए। ओके बाबू।